आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो आज तक दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। सोचिए 1959 की कड़ाके की ठंड, यूरल माउंटेन्स की बर्फीली चोटी और वहां गए 9 हाइकर्स जो अचानक गायब हो जाते हैं और फिर कभी जिंदा वापस नहीं आते। आज हम उन्हीं ठोस तथ्यों और सबूतों की गहराई में जाएंगे ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर उस डरावनी रात को उस पहाड़ पर हुआ क्या था। तो सबसे पहले इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझते हैं। 23 जनवरी को इस ग्रुप ने अपने सफर की शुरुआत की थी। इन्होंने अपना आखिरी टेंट 1 फरवरी को लगाया और उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा। जब लगभग 3 हफ्ते बीत गए और उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई, तब आखिरकार 20 फरवरी को एक सर्च पार्टी उन्हें ढूंढने निकली। यह टाइमलाइन साफ दिखाती है कि वो लोग उस भयानक ठंड में लगभग 2 हफ्ते तक बिल्कुल अकेले थे। वैसे एक सच बताऊं, शुरू में यह ग्रुप 9 नहीं बल्कि 10 अनुभवी हाइकर्स का था जो यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से निकले थे। लेकिन सफर के शुरुआती दिनों में ही उनमें से एक सदस्य को सायाटिका का दर्द अचानक इतना बढ़ गया कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। किस्मत देखिए, उस एक सदस्य की जान बच गई और बाकी बचे 9 लोग उस जानलेवा पहाड़ी रास्ते की तरफ आगे बढ़ते गए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे उनका क्या अंजाम होने वाला है। अब सोचिए उस मंजर को जब सर्च पार्टी आखिरकार बर्फ से ढके हुए उस कैंप साइट पर पहुंची होगी। उन्हें जो दिखा वो सच में चौंका देने वाला था। उनका टेंट गिरा हुआ जरूर था, लेकिन उनका सारा सामान बिल्कुल सही सलामत अंदर रखा था। जूते, ठंड से बचने वाले भारी कपड़े, यहां तक कि कटा हुआ खाना भी वैसे ही रखा था जैसे वो लोग बस खाना खाने ही वाले हों। पर वहां एक भी इंसान नहीं था। आखिर लोग बिना कपड़ों और जूतों के अचानक कहां गायब हो गए? और यहां आती है वो डिटेल जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। बाद में जब एक दर्जी ने उस फटे हुए टेंट की बारीकी से जांच की तो पता चला कि टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से किसी धारदार चीज से काटा गया था। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अंदर बैठे लोग इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि उन्होंने दरवाजे से बाहर निकलने का इंतजार करना भी ठीक नहीं समझा। उन्हें जिस भी चीज का डर था उससे बचने के लिए उन्होंने टेंट को फाड़ कर भागना ही बेहतर समझा। टेंट से थोड़ा आगे बढ़ने पर स्थिति बेहद द्रवाणक हो जाती है। सर्च टीम को टेंट से कुछ दूर एक बुझी हुई आग के पास पहले 2 शव मिले, और वो भी उस कड़ी ठंड में सिर्फ अंडरवेयर में। उनके शरीर पर अजीब चोटें थीं, यहां तक कि एक ने तो घबराहट में या दर्द में अपने ही हाथ का हिस्सा चबा लिया था। इसके ठीक बाद कुछ ही दूरी पर 3 और शव मिले जो बर्फ में जम चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने टेंट की तरफ वापस लौटने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी ठंड में बिना कपड़ों के होने का आखिर क्या लॉजिक हो सकता है? मेडिकल एग्जामिनर ने पाया कि इन पहले 5 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया यानी अत्यधिक ठंड से हुई थी। और हाइपोथर्मिया जब अपने एक्सट्रीम पर होता है तो एक मेडिकल फिनोमेनन होता है जिसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं। इस स्थिति में दिमाग धोखा खाता है और इंसान को लगने लगता है कि उसका शरीर भयंकर गर्मी से जल रहा है। इस अजीब सी इमेजिनरी गर्मी से राहत पाने के लिए व्यक्ति फ्रीजिंग ठंड में भी अपने कपड़े उतार देता है। तो यह साइंस इन 5 लोगों की अजीब स्थिति को काफी हद तक एक्सप्लेन कर देती है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। महीनों बीत गए। मई के महीने में जब बर्फ थोड़ी पिघली तब एक स्थानीय मानसी शिकारी को उस इलाके में एक बर्फ की गुफा जैसी जगह मिली और वहां बचे हुए आखिरी 4 शव ढूंढे गए। इन 4 शवों की हालत देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं, क्योंकि इनकी चोटें उन पहले 5 लोगों से बिल्कुल अलग और बेहद भयानक थीं। अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें तो फर्क सच में डरावना है। एक तरफ पहले 5 लोग थे जो हाइपोथर्मिया की वजह से मरे थे, पर दूसरी तरफ इन आखिरी 4 लोगों के शरीर पर बेहद हेवी फिजिकल ट्रॉमा था। जैसे कि किसी की छाती की हड्डियां पूरी तरह क्रश हो चुकी थी, किसी के सर की हड्डियां टूटी हुई थी, यहां तक कि उनमें से 2 की आंखें गायब थीं और एक की जीभ तक नहीं थी। ये चोटें सिर्फ ठंड से नहीं आती, किसी चीज ने उन पर बेहद ताकतवर प्रहार किया था, जैसा किसी कार एक्सीडेंट में होता है। तो आखिर इन लोगों पर यह प्रहार किसने किया? उस वक्त की सोवियत जांच टीम इसका कोई ठोस जवाब नहीं ढूंढ पाई। उन्होंने बड़ी अजीब सी चुप्पी के साथ केस बंद कर दिया और एक लाइन का निष्कर्ष निकाला कि इन सब की मौत एक मजबूर करने वाली प्राकृतिक शक्ति की वजह से हुई है। बस इतना ही। उन्हें किसी अपराध का सबूत नहीं मिला और उन्होंने इस गोलमोल बयान के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। केस ऑफिशियली बंद हो गया था, लेकिन शक अभी भी बरकरार था
और इसका सबसे बड़ा रीजन था एक बेहद अजीब डिटेल। जांचकर्ताओं को कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी के ट्रेसेस मिले थे। अब जरा सोचिए, एक साधारण पहाड़ी ट्रैक पर रेडिएशन आखिर कहां से आ गया? कुछ लोगों ने इसका कनेक्शन 1957 की कैस्टन न्यूक्लियर दुर्घटना से जोड़ा, क्योंकि दो हाइकर्स पहले उस इलाके से जुड़े रहे थे। लेकिन इस नए खुलासे ने लोगों के दिमाग में यह शक जरूर डाल दिया कि सरकार शायद कुछ न कुछ तो छिपा रही है। और जब गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर आंसर्स नहीं मिलते तो जाहिर है थियोरीज बनती हैं। अगले कई दशकों तक ढेरों अलग अलग थियोरीज जन्म लेती रहीं। किसी ने दावा किया कि वहां खुफिया हथियारों की टेस्टिंग हो रही थी, जिसे केजीबी ने कवर अप किया। कुछ को इसमें सीआईए का हाथ लगा, और कुछ थियोरीज में तो यहां तक कहा गया कि यह किसी यति यानी हिम मानव का भयानक हमला था। हम यहां इनमें से किसी थियोरी को सच नहीं मान रहे, पर यह दिखाता है कि आंसर्स की कमी के चलते स्पेकुलेशन किस हद तक चला गया था। दशकों बाद आखिरकार 2019 में केस में एक नया मोड़ आया। रशियन सरकार ने केस को दोबारा खोला और मुख्य जांचकर्ता आंद्रे कुरियाकोव ने एक नई थ्योरी पेश की, स्लैब एवलांच हाइपोथेसिस। चलिए देखते हैं यह थ्योरी क्या कहती है। तो इस थ्योरी को अगर हम सिंपल स्टेप्स में समझें तो कुरियाकोव का मानना है कि उस रात बर्फ की एक भारी चादर टेंट के ठीक ऊपर खिसकने लगी। एक अचानक आए इस एवलांच से डरकर घबराए हुए हाइकर्स ने जल्दी से टेंट अंदर से फाड़ा और बिना कपड़ों के बाहर भागे। उन्होंने बर्फ में एक गुफा बनाई ताकि खुद को बचा सकें, लेकिन आखिर में वो भारी गुफा उनके ऊपर ही धंस गई, जिससे उनकी छाती और सर की हड्डियां टूट गई। रही बात आंखों और जीभ की, तो उसके लिए उनका कहना है कि मौत के बाद जंगली जानवरों ने उन नरम हिस्सों को खा लिया होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या ऐसा वाकई हो सकता है? 2021 में स्विट्जरलैंड के रिसर्चर्स ग्यूम और पुजरिन ने अपने मैथमेटिकल मॉडल्स के जरिए साबित किया कि हां, मैथमेटिकली एक छोटा स्लैब एवलांच आना बिल्कुल पॉसिबल था। पर दूसरी तरफ जियो हैजार्ड्स एक्सपर्ट जिम मैकलवेन जैसे कई विशेषज्ञ आज भी इसे नहीं मानते। उनका कहना है कि उस पहाड़ी की ढलान इतनी ज्यादा स्टीप या ढलाव नहीं थी जहां आमतौर पर ऐसे एवलांच आ सके। यानी मैथ्स कहती है पॉसिबल है, पर ज्योग्राफी कहती है मुश्किल है। तो सब कुछ जान लेने के बाद हम वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या एक एवलांच का यह सीधा सा गणित उस रात की हर अजीब और भयानक डिटेल को सच में एक्सप्लेन कर पाता है, या फिर यूराल माउंटेन्स की खामोश वादियों में 1959 की उस सर्द रात का कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो अभी भी हमारी समझ से बिल्कुल परे है? कुछ सवाल शायद वक्त के साथ बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। मुझे उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पूरी घटना के तथ्यों को समझने में मदद मिली होगी। आगे क्या सोचना है, यह अब पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है।